तालाब है गाँव में नहीं है? तालाब नहीं है भैया, जगह पड़ी है। अब तब शासन ना पे तब तो हम कोई काम लगाएं भाई। हमें चूंकि राजनीति करना है, गांव में वोट लेने हैं, भाईचारा बना के चल रहे हैं। हम लाइक क्यों रहे भाई कि हम लेखपाल तो है नहीं कि जे नंबर खाली है वो तो लेखपाल ना पेगा। अच्छा, मुक्तिधाम में नहीं है। ग्राम पंचायत बख्तर में इस समय हम बख्तर में भी अति वृष्टि के कारण फसलें काफी नुकसान यहाँ पे हमारे यहाँ हमारी पंचायत में क्या आसपास के करीब 15 गांव में 70% से ऊपर उड़दा और तिलहन तो टोटली नष्ट 90% के आसपास दोनों चीजों और मूंग तीनों चीजें 70-80% नुकसान। पिछले हफ्ता माननीय सदर विधायक जी यहाँ पर स्वयं आए थे तो समस्त गांव वालों ने उनके लिए भी सूचना दी थी और कहा था और निवेदन किया था कि विधायक जी यहाँ 70% फसल का नुकसान हो गया है। तब से लेके अभी तक मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ पर राग पंचमपुर का स्थान है और वो मेला भारत में कैलेंडर में भी है। कैलेंडर में उस मेले का वो जो वहाँ से लाभ मिलता है, मंदिर के पैसों से बढ़ोतरी होती है। माननीय डीएम साहब का रोड है यहाँ पर बरसात में क्या होता है भाई साहब कि हमारे यहाँ पर इस वाजपेयी के मकान से यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है क्योंकि उस पुल के नीचे निकल नहीं पाते और रेलवे वाले लोग काम नहीं करने देते हैं। पिछली पंचवर्षीय मैंने वहाँ पर कुछ मिट्टी डाल दी थी तो आरपीएफ मुझे उठा के ले गई थी। जब मैंने उसको पैसा दे दो आके तब मैं छूटा था। तो हमारी गांव में हम गांव के हमारे गांव में कोई विकास हो ना हो हम करा लेंगे, बाद में हो जाएंगे। कम से कम हमारा निवेदन है कि हमारी आवाज़ आप भी पहुंचाएं। तो हमारे जो रेलवे का पुल है उसके नीचे आप रोड डलवा करवा दें। नहीं हम जाते हैं तो कहते हैं प्रधान जी आपका काम हो जाएगा। तो 3-4 माह बाद फिर जाता हूँ, प्रधान जी आप भूल गए थे, मंत्री को चिट्ठी लिख पाई मैंने केंद्रीय मंत्री के रेलवे मंत्री को, अब लिख दूंगा। भाई साहब ऐसे होते कहते मेरी 2.5 साल ये भी खराब हो गई, मान लो निकल गई 2.5 साल और बच्ची। हमारा निवेदन है खाली भूमि गाँव सभा की दे दी उसको सरकार नपवा दे। हर पंचायत में ये नहीं मैं कह रहा मेरी पंचायत में नपवा दे, उसमें तारबारी का संग वो प्रावधान कर दी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बख्तर में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी महेश जी मौजूद हैं। और जैसे हमने आपको पहले भी इनसे रूबरू करवाया था, गांव की क्या कुछ वास्तविकता देखी जाती थी। आज अगर हम वर्तमान हालातों की बात करें, गांव बख्तर में भी अति वृष्टि के कारण फसलें काफी नुकसान यहाँ पे बताई जा रही हैं। कौन कौन सी फसलें यहाँ पे नुकसान चौपट होती हुई देखी गई है, कितना क्या % आज यहाँ पे नुकसान होते हुए देखा जाता है। ग्राम प्रधान जी हैं, किस नजरिए से यहाँ के किसानों को देखते हैं और किस तरह जो किसानों की है वो मदद करने का काम कर रहे हैं। जी भाई जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपको। अगर हम बात करें अभी इस समय अतिवृष्टि के कारण बताया जा रहा है कि फसलें किसानों की चौपट हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसलें? हमारे यहाँ हमारी पंचायत में क्या आसपास के करीब 15 गांव में 70% से ऊपर उड़दा और तिलहन तो टोटली नष्ट 90% के आसपास दोनों चीजों और मूंग तीनों चीजें 70-80% नुकसान हुआ है। जी, अगर बात करें प्रशासन को लेके, उन्होंने टोल फ्री भी नंबर जारी किया है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अवगत कराया जाएगा तो जांच कराकर उनको मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तो क्या कुछ प्रशासन की भूमिका भी आपके गांव में दिख रही है? देखिए मैंने तब बरसात हो रही थी फसल पर, तब मैं स्वयं माननीय डीएम साहब से मिला था और अपने गांव की समस्या रखी थी। जी, तो क्या कुछ डीएम साहब से मिले थे, सीडीओ साहब से और प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी आए थे और उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था माननीय सदर विधायक जी श्री कुशवाहा जी के लिए। और यहाँ पर पिछले हफ्ता माननीय सदर विधायक जी यहाँ पर स्वयं आए थे तो समस्त गांव वालों ने उनके लिए भी सूचना दी थी और कहा था और निवेदन किया था कि विधायक जी यहाँ 70% फसल का नुकसान हो गया है तो हम लोगों को कुछ सरकार के द्वारा सहयोग करने का कष्ट करेंगे। तो प्रशासन की क्या कुछ भूमिका, जांच कराएगी कितना क्या नुकसान यहाँ पे लगाया गया? वैसे मेरे संज्ञान में तो नहीं है, अभी कोई टीम ने यहाँ पर कोई निरीक्षण नहीं किया है। ना भी लेखपाल से बात हुई थी एक दिन तो बोल रहे थे कि अभी शासन का हमारे लिए कोई निर्देश नहीं मिला है कि हम रिपोर्ट बना के दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आधे से ज्यादा किसान ऐसे होते हैं कि जो कर्जा लेकर के अपनी खेती बाड़ी करते हैं। इस बार फसल नुकसान होने से कितना प्रभाव पड़ा है जिन्होंने कर्जा लिया था? देखिए जिन लोगों ने कर्जा करके मान लो किसानी करते हैं वे लोग, तो हमारे गांव से करीब 10% लोग बाहर मजदूरी के लिए ललितपुर जाते हैं और अपना परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम गांव बख्तर की बात करें, साथ ही यहाँ पे और भी 10 से 15 गांव यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी काफी नुकसान अतिवृष्टि के कारण फसलों में हुआ है। बात करें अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की, तो यहाँ पे कोई भूमिका यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक तो यहाँ पे वर्तमान में कोई जांच नहीं की गई है, ना ही कोई जांच रिपोर्ट यहाँ पे लगाई गई है। और अगर हालातों की अगर बात करें तो किसान जिस तरह जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, और जिस तरह किसान जो कर्जे में डूब चुके हैं, मेहनत मजदूरी करके भी लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, खेती बाड़ी करके भी गुजारा कर रहे हैं, और इस तरह जिस तरह जो फसलें चौपट हुई हैं, अगर ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा अगर कोई मदद नहीं दी जा सकती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन किसानों पर क्या बीत रही होगी जो अपना किसान कार्ड लेकर के अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अब आने वाले समय में रबी की फसल के लिए और भी चुनौतियां आने वाली हैं, और क्या कुछ उनकी गुजरेगी वो भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हो गई भाई साहब किसानों की बात। अब बात करें हम वर्तमान सरकार को लेकर, 2024 में चुनाव आने वाले हैं। अब दावे भी बड़े बड़े किए जाएंगे, विकास के वादे भी किए जाएंगे। अभी जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, कितना क्या परसेंट धरातल पर उतरते हुए देखा गया, और सीधे लोगों को किस तरह लाभ मिलते हुए देखा गया? देखिए, वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे आसपास कहीं पर कोई गुंडागिर्दी नहीं हो रही है। बस अब आप विकास की बात करें तो जो सब पहले सरकारों में जो काम होते थे, जैसे आज भी हो रहे हैं। अब जैसे हम स्वयं प्रधान हैं, तो हमारी मान लो जो ग्राम निधि होती है, उसमें से 10% कटौती की है सरकार ने। उसी में शौचालय, केयर टैंकर का पैसा देना पड़ता है। तो अब मान लो हमारी जैसे 15 लाख रुपया साल में, एक साल में आता है, 15 लाख में 6,000 रुपया माह हम उसके लिए देते हैं, केयर टैंकर के लिए। उसी से ये अभी नई नियुक्त की है सरकार ने जो, तो उसमें से अब ले दे के वही 5-7 लाख रुपए बचता है। उसी से कोई नाली माली निर्माण हो जाते हैं। वैसे और सरकार ने हम प्रधानों के लिए वैसे कोई आर्थिक मदद नहीं की है कि आप ताकि गांव कराए। जैसे नरेगा चलती है, तब हम जब 1 करोड़ रुपया खर्च लेबर पे कर लेंगे, तो फिर हम 40 लाख रुपया 60 लाख का काम पक्का करा सकते हैं। अब वो समस्या यहाँ पर उत्पन्न, लेबर तो काम करती है, क्योंकि 3 माह में पहले की अपेक्षा, जब मैं पहले प्रधान था तो 1 हफ्ता में, मान लो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, फिर सपा में भी मैं प्रधान रहा, दोनों सरकारों में 1 माह में पैसा लेबर का आना ही है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात, अभी क्या है कि मजदूर भाई ज्यादा से ज्यादा 15 दिन टिक पाता है। जब उसको पैसा समय पे नहीं मिलता है तो वो बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो हम लोगों का काम भी सही समय पे नहीं हो पाता है और लेबर को पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए गांव में विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। जहां तक है हमारी मांग है शासन से कि लेबर के पैसे पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनका कम से कम 1 माह पैसा आ जाए तो सुचारू रूप से काम चलता रहे। अब क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम लेबर को पर डे 25, 30, 40, 50 हजार रुपया दे सकें। भाई थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। अब जिन तो वही आप हमारे गांव में नहीं, पूरे मान लो ब्लॉक में ये स्थिति है कि कभी 50 आदमी लगे, कभी 100 लगे, तो भाई 1 माह में जैसे हमने पहले दिन 100 आदमी लगाए, तो फिर लास्ट तक वो 15 लोग बचेंगे, तो काम बीच में छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनके बच्चों को खर्च है। तो फिर लाइफपुर मंजूरी जो आसपास है, कोई जखौरा, कोई तालबेट, जो जहाँ जिसको मंजूरी मिलती है तो वो वहां पर वो चला जाता है। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जो कि लोगों को अपने गांव पे रोजगार मिले और उनके अनुसार जिसमें उनका घर परिवार चल सके? देख के मैं आपको बताऊं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब योजना आई थी मनरेगा। ये मनरेगा योजना नहीं है, ये गरीब आदमी की एक भूख मिटाने के लिए बहुत लाभकारी योजना है और इससे पलायन भी रुक गया था। अब समस्या ये है, समस्या उसमें ये आ रही है कि सरकार के द्वारा लेबर का समय पर पैसा नहीं आता है, इससे काम अवरुद्ध हो रहे हैं। अब भाई 1 माह आदमी ने काम किया 15 दिन, पता पड़ा उसको 4 माह पैसा मिलेगा, तो बीच में छोड़ जाके शहर की ओर अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है। सरकार तमाम डेवलपमेंट की बात करती है, चाहे हम बात करें सड़कों की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की भी अगर हम बात करें, स्वरोजगार की भी अगर हम बात करें, तो क्या क्या धरातल पर उतरते हुए दिखे। जरा बात करें आज के समय में सड़कों को लेकर,
सरकार कहती है कि जब हमारी सरकार आई तभी हमने गड्ढा मुक्त अभियान हमने अपना शुरू कर दिया था। आज के समय में देखा जाए तो क्या कुछ सड़कों का हाल देखा जाता है? पीएम जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्या कुछ इन सबकी भूमिका देखने को मिलती है? अब देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य था तो मानिए यहाँ प्रदेश में शायद सरकार राजनाथ सिंह की थी, तब से लेके अभी तक मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ पर राग पंचमपुर का स्थान है और वो मेला भारत में कैलेंडर में भी है। कैलेंडर में उस मेले वो जो वहां से लाभ मिलता है, मंदिर के पैसों से चढ़ोतरी होती है, माननीय डीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं, तो वो पूरा खाता हर साल 1 करोड़ रुपया करीब श्रद्धालुओं के द्वारा उस खाते में जमा होता है। प्रदीप जैन के लिए, माननीय चंद्रपाल जी के लिए, जो वर्तमान में सांसद जी हैं माननीय अनुराग शर्मा जी, उनके लिए मैं उनसे भी अभी मैं बना जब से बार बार संपर्क में हूँ कि आप भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदर विधायक जी, माननीय आदरणीय रामचंद्र कुशवाहा जी, उनसे भी मैंने कई बार निवेदन किया कि मात्र जिस 100 मीटर हमारा जो रोड है, यहाँ पर बरसात में क्या होता है भाई साहब कि हमारे यहाँ पर इस वाजपेयी के मकान से यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है, क्योंकि उस पुल के नीचे निकल नहीं पाते और रेलवे वाले लोग काम नहीं करने देते हैं। पिछली पंचवर्षी मैंने वहां पर कुछ मिट्टी डाल दी थी तो आरपीएफ मुझे उठा के ले गई थी। जब मैंने उसको पैसा दे दो आके, तब मैं छूटा था। तो हमारी गांव में हम गांव के, हमारे गांव में कोई विकास हो ना हो, हम करा लेंगे, बाद में हो जाएंगे। कम से कम हमारा निवेदन है कि हमारी आवाज आप भी पहुंचाएं और हमारे जो रेलवे का पुल है उसके नीचे आप रोड डलवा सीसी करवा दें, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम तो ये कह रहे कि हमें रेलवे से मंजूरी भी दिला दो, तो हम अपनी ग्राम निधि से, हम और माननीय पंचमपुर प्रधान जी हैं जो, हम दोनों लोग संयुक्त रूप से एक पार में वो 50 मीटर में वो बना देंगे, 50 मीटर में हम बना देंगे, बशर्ते हमारे लिए रेलवे कोई रोक टोक ना करे। अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, जैसे आपने सांसद की बात कही, विधायक की बात की, आपने इन लोगों को अवगत कराया कि ये यहाँ पे सड़क डलना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं अपनी पंचायत में चौथी बार जीत के आया हूँ और मेरे पास 22 साल से राशन की दुकान है। मैं लालची किस्म का आदमी नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे ठेका नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं गिट्टी फुरवा के डलवा दूंगा। जो भी ठेकेदार है उसका मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। यदि माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया, जय सांसद जी से किया था, माननीय प्रदीप जैन जी से कहा, चंद्रपाल जी से कहा, जिस सरकार रही, माननीय जब बहन जी की सरकार थी तब मैंने जद्दू प्रसाद से कहा था, माननीय विधायक जी थे जो कुशवाहा जी, नाथुराम कुशवाहा जी, उन्होंने, जब से आज मेरा संघर्ष जारी है, मैं बीजेपी प्रधान नहीं था, बीटीसी मेंबर था, तब भी मेरा लगातार प्रयास रहा है। क्या आश्वासन अभी तक आपको रहा वहां से? नहीं, हम जाते हैं तो कहते हैं प्रधान जी आपका काम हो जाएगा, फिर 3-4 माह बाद फिर जाता हूँ, बोले प्रधान जी आप भूल गए थे, मंत्री को चिट्ठी लिख पाई मैंने, केंद्रीय मंत्री के, रेलवे मंत्री को, अब लिख दूंगा। भाई साहब ऐसे होते कहते मेरी 2.5 साल ये भी खराब हो गई, मान लो निकल गई, 2.5 साल और बच्ची। हमारा निवेदन है कि आप अपने चैनल से, खेत में आप जाते हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से, और कई आपके पत्रकार बंधु हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारा सभी से अनुरोध है, विशेष तौर से सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, सभी चैनल वालों से निवेदन है कि मात्र एक काम करा दीजिए, ताकि बब्बा के पास हमारे लोग अच्छी तरह से यहाँ से निकल सकें। वो उन्हें, कई लोगों की गाड़ी भाई साहब मिट जाती हैं, वो पुल के नीचे पत्थर पड़े, हटाएं तब भी हम पे FIR लिखीजिए, ना काम करें तो लोग जो सागर, दमोह, टीकमगढ़ के लोग गाड़ियों से जाते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। तो हम अपने गांव की ना मांग करते हुए हमारा निवेदन है कि आप हमारा ये काम करवा दीजिए। माननीय विधायक जी से, मंत्री जी से, अभी मैं 1 हफ्ता पहले माननीय राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी से मिला था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन भाई साहब हो कुछ नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, और सांसद जी की भी अगर हम बात करें, तो प्रधान जी लगातार लंबे समय से यह मांग उठाते हुए जा रहे हैं कि जो एक रेलवे ब्रिज से होते हुए एक रास्ता गया है, जहां की पंचमपुर, वहां पे स्थान लगता है,
और वहां पे कार्यक्रम आयोजन होता है वहां पे तो काफी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों को 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, सड़कें जाम हो जाती है, समस्याओं का सामना ना करना पड़े, चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, जाम ना लग सके और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी लगातार ग्राम प्रधान जी है वो प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। बात करें अगर हम आज हालातों की, तो आज लंबा समय बीत जाने के बाद भी किस तरह जो जनप्रतिनिधियों का जो रवैया है ढुलमुल देखने को मिलता है और शायद आज भी वह विकास रुका हुआ देखा जाता है। क्या कुछ वहां पे नतीजे हैं, क्या कुछ वजह, क्या कुछ कारण, क्या कुछ बताया जा रहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को आवागमन करने में समस्या ना हो। हम बात करें वर्तमान सरकार की तो तमाम डेवलपमेंट की बात कर रही है, बिजली की हो, सड़कों की हो या बात करें पेयजल की लेकर। तो अभी इस समय हम बात करें पेयजल को लेकर, जनपद ललितपुर में काफी बांध भी देखने को मिलते हैं और बात करें पेयजल समस्या को लेकर तो वो भी देखने को मिलते हैं और बात करें हम जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का भी लगातार काम किया जा रहा है। तो क्या कुछ हम बात करें यहाँ पे बख्तर गांव की, क्या कुछ यहाँ पे ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है और किस तरह पेयजल व्यवस्था दम तोड़ती हुई देखी जा रही है या सीधे लाभ मिलते हुए लोगों को देखा जा रहा है। भाई देखिए, ये 2 साल पहले काम चालू हुआ था, 1.5 साल पहले, अभी भी हमारी पंचायत में अधूरा पड़ा है। जो ठेकेदार के द्वारा लैंड डाली गई उसको मिटा दिया गया, जो पहले रोड डला था उसको काटा है उन्होंने जेसीबी से और उसको ठीक नहीं किया। अभी हम जब उन्होंने निवेदन किया ठेकेदार से तो थोड़ा बहुत काम कर गए हैं और निकल गए। अब पानी तो जब सब जगह आएगा तो आ जाएगा, यहाँ कनेक्शन तो हो गए हैं लेकिन अभी पानी नहीं आया है। अभी पानी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है और कहीं अगर हम ब्लॉकों में देखें तो गांव में देखें तो कहीं कहीं चालू भी हो चुका है। लगातार लापरवाहियां और लगातार अधिकारियों की मनमानियों की भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण लगातार लापरवाहियां देखने को मिलती हैं और ग्रामीणों की और किसानों की समस्याएं जब उस समय बढ़ जाती है, जब बरसात का समय आता है तो उनको कृषि वाहन निकालने में भी समस्याएं होती हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी समस्या होती है, मंदिरों में महिलाओं को जाने में भी समस्या होती है। बात करें किसानों को लेकर तो किसान जब निकलते हैं तो उनको भी काफी समस्या होती हुई देखी जाती है। तो कई गांव ऐसे, कई गांव में तमाम समस्याएं देखने को मिलती है और लगातार समस्याएं भी लोगों के साथ बनी हुई है। लगातार जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो लगातार जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, लगातार उनको उलझाए हुए देखे जा रहे हैं, चाहे बात करें सड़कों की, नालियों की, साफ सफाई की, बिजली की या पेयजल की। तो आखिरकार इतना लंबा समय हो जाने के बाद व्यवस्थाएं आज भी क्यों दुरुस्त देखने को नहीं मिलती है। शहरों की हम बात करें तो वहां पर भी सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं और धूल के गुब्बारे उड़ते हुए देखे जाते हैं। विद्युत व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो भी दम तोड़ती हुई देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और ऐसे ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करूंगा, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कहते हैं? अब जैसे देखिएगा कि सरकार के द्वारा हर गांव में खेल मैदान, तालाब के लिए पैसा भी निर्धारित कर दिया है। अब जैसे हम लोगों के ऊपर दबाव बना जा रहा है। अब जैसे अभी 1 हफ्ता पहले हमारे बीडीओ साहब ने एसडीएम महोदय के लिए चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि हम काम कराने के पीछे नहीं है, सब लेबर है, काम है, सब पैसे सब हो जाएगा। समस्या ये है कि जो गांव सभा की जगह थी या गौचर की तो दूसरे लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं। भाई हम लड़ाई किससे लड़ेंगे? कितनी जमीन पे कब्जा है? करीब तीनों गांव में 20-22 एकड़ पर जगह है। कब से कब्जा है? क्या कुछ आपने अभी प्रशासनिक अधिकारी को सूचना नहीं, हमने जो निकल आई जो चिट्ठी आई थी मालूम हमारे सचिव के पास में, और सचिव ने हमसे कहा कि भाई आप दस्तखत, मैंने पहले दस्तखत भी नहीं किए, भाई हम गांव के लोग हैं, कर्ज खा रहे हमें कालें देने। आपको क्या लगता है जगह खाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अवैध कब्जे नहीं, अवैध कब्जा है उस खाली जगह होना चाहिए। उसके लिए हमने चिट्ठी भी हमारे ब्लॉक से बीडीओ साहब ने बना के दी। तो अभी तक वो, अब जैसे अब किसान बे लेगा फसल तब थोड़ी नपेगी, तो लड़ाई झगड़ा होगा। अभी खाली समय निकल गया, नहीं आए भाई। तो देख सकते हैं आप, अगर हम ग्राम पंचायत बख्तर की बात करें तो यहाँ पे भी शायद वही अवैध कब्जा देखने को यहाँ पे मिलता है, यानी कि बताया जा रहा है, जैसे कि उनका कहना है कि लगभग 20 एकड़ जमीन है यहाँ पर ग्राम सभा की है जो कि उस पर अवैध रूप से कब्जा है, जो कि आने वाले समय में गांव के विकास में वो जगह आना चाहिए। बात करें अगर हम तालाबों को, जैसे आपने कहा तालाब है, गांव में नहीं है, तालाब नहीं है भैया, जगह पड़ी है। अब तब शासन नाप है तब तो हम काम लगाए भाई। हमें चूंकि राजनीति करना है, गांव में वोट लेने, भाईचारा बना के चल रहे, हम लाई क्यों रहे भाई? कि हम लेखपाल तो है नहीं कि जे नंबर खाली है तो वो तो लेखपाल नापेगा। अच्छा, मुक्ति धाम है नहीं है? नहीं, मुक्ति धाम नहीं होने से क्या क्या समस्या लोगों को होती है?
अब बरसात में जैसे कोई आपकी डेथ हो जाती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। उस पर हम प्रयास करें कि इस साल हम 60-40 गाड़ी को बैठा के अपनी नरेगा से बनवा देंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था है आपके गाँव में? नहीं है जी, स्वास्थ्य केंद्र है जी। बात करें अगर हम शिक्षा को लेकर, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ऐसा सरकार का भी कहना है, नारे भी है। क्या लगता है आपको शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी वर्तमान में क्या हाल है और क्या कुछ सुधार होना चाहिए? काय में शिक्षा तो बढ़िया है, हमारे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूल 6 स्कूल है, हर गांव में 3 पंचायत है, तीनों में 2-2 स्कूल है। अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए ग्रामीणों के नजरिए से, अब विद्युत व्यवस्था तो सरकार द्वारा ठीक चल रही। अब क्योंकि लोगों ने वो नहीं भरा है पैसा बिल, एक मोहल्ला की लाइट कटी रही करीब 5 माह से। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं। धरातल की बात करें तो कुछ ही धरातल पर नजारे देखने को मिलते हैं, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, जैसे हमने नाले के किनारे मैंने स्वयं के पेड़ लगवाए, अब किसान ने अपने अब ढोर छूट गए, चिड़िया तो वे खा जात, क्योंकि हमें पेड़ तो लगाए हैं, पैसा तो वो सरकार का बर्बाद हुआ ही है, समझ रहे आप। अब क्योंकि जो खाली भूमि गांव सभा की दे उसको सरकार नपवा दे, हर पंचायत में, ये नहीं मैं कह रहा मेरी पंचायत में नपवा दे, उसमें तारबारी का संगे वो प्रावधान कर दे या सुरक्षा खाई, तो जैसे तो कि रख सकते हैं। हमने पेड़ लगा दिए तो भाई प्रधान तो बैठेगा नहीं, पेड़ पकड़ के बैठ जाए हमने मंजूर चलाओ, वो रात के भागे और रात के जानवर ने खा ले। भाई दिन के तो देख सकते हैं, लेकिन रात के कौन देखेगा भाई, तो रात में खा जाते। तो वृक्षारोपण के साथ साथ सुरक्षा मुहैया भी कराया जाना आवश्यक है, जैसा कि प्रधान जी ने कहा है। और ये केवल इन्हीं का कहना नहीं है, पूरे जनपद वासी जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी यही कहना है कि वृक्षारोपण के साथ साथ उनको सुरक्षा मुहैया भी कराया जाए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वृक्षारोपण करवाने का काम कर रही है, हरा भरा रहे, साफ सुथरा रहे, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा नहीं होने के कारण तो शायद जो जितने भी सरकार का प्रयास है वो बीच में ही फेल होते हुए देखा जा रहा है। तो कुछ ही % जो धरातल पर है पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं, और प्रत्येक वर्ष की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करवाए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और नतीजा लास्ट का वही निकलता है, बात सूख जाते हैं, सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर बात करी जाए तार फेंसिंग की और सुरक्षा को लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह हम आपको लेकर चलेंगे और क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे, और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे किस तरह वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, और किस तरह लगातार विकास की गंगा लाने का काम कर रहे हैं, और किस तरह हर एक जनहित के लिए लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।